गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जीएसटी के ऊपर। अगर आप में कोई भी यूपीएससी एग्जाम के लिए या फिर एसएससी और किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो थोड़ी सी थ्योरेटिकल जरूर लगेगी, मगर इसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके रिगार्डिंग जीएसटी। दिस स्लाइड डील्स विथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन शॉर्ट हम इसको जीएसटी भी कहते हैं। It is a destination-based tax on consumption of goods and services. In other words, it will be levied on supply of goods or services or both in India. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption. थोड़ा एम्फेसिस दीजिएगा। इट इज प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू फाइनल कंजम्पशन। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होके जब तक फाइनल कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक जो भी वैल्यू एडिशन होगा उस पर लगता जाएगा, और जो भी वैल्यू एडिशन करेगा उसने उससे पहले वाले जिससे उसने खरीदा है उस पे जो भी उसने टैक्स दिया है उसका वो क्रेडिट घटाने के बाद जो भी बचा हुआ टैक्स लायबिलिटी है उसको वो गवर्नमेंट को पे करेगा। इट मींस इस वाले सिस्टम में जीएसटी का जो करंट सिस्टम है, इस वाले सिस्टम के अंदर जो भी इन टोटलिटी जो भी लायबिलिटी होगी जीएसटी की, दैट विल बी बोर्न बाय अल्टीमेट कंज्यूमर और लास्ट कंज्यूमर ओनली। यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजेस डेफिनेशन के अंदर। पहला, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, देयर आर टू टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट इज ओरिजिन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड इज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड दिस जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टेक एन एग्जांपल, लाइक दिल्ली के अंदर कोई प्रोडक्शन होता है और दिल्ली के अंदर ही कंज्यूम होता है, तो ओरिजिन स्टेट भी क्या है? दिल्ली, और डेस्टिनेशन स्टेट भी दिल्ली है। इन दिस केस दिल्ली विल कलेक्ट द टैक्स। सिमिलरली, टेक एन एग्जांपल, दिल्ली के अंदर प्रोडक्शन होती है और उत्तर प्रदेश में जाकर बिकती है, तो दिल्ली इज द प्रोडक्शन स्टेट, ओरिजिन स्टेट, एंड उत्तर प्रदेश इज द destination state. In this case, destination state will collect GST. अभी आगे आप जाके पढ़ेंगे आईजीएसटी का कंसेप्ट। इन आईजीएसटी कंसेप्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट वेयर कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज, ही हैज अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स देयर ऑन दैट ट्रांजेक्शन। और सेकंड के अंदर मैंने जैसा अभी आपको बताया है, ये राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन लेवी होगा, और इसमें जो भी क्रेडिट होगा बीच में वो एडजस्ट हो जाएगा। आने वाले स्लाइड्स के अंदर क्रेडिट कैसे एडजस्ट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले 13 सालों से इसके ऊपर मेहनत की जा रही है। मींस 2003 के अंदर सबसे पहले कैलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस ने जीएसटी की बात की थी, एंड दिस जीएसटी वाज बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। इन दिस स्लाइड नाउ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। किस तरीके से जीएसटी केवल वैल्यू एडिशन पे लगता है और इसके अंदर कोई भी कास्केडिंग इंपैक्ट नहीं होता। कास्केडिंग इंपैक्ट का मतलब होता है when tax is calculated on taxes, then there would be cascading impact, or when it would be calculated on value addition only. So this is the correct practice of taxing, or you can say only value addition will be taxed. इस एग्जाम्पल में देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरा होलसेल सेलर है, तीसरा रिटेलर है।
जो मैन्युफैक्चरर है वो, उसको जो कॉस्ट पड़ रही है किसी सामान की, मान लीजिए कोई बैग है, उस बैग की 100 रुपये कॉस्ट है, उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। मैंने सपोज किया है कि जीएसटी का रेट 10% है। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि आईजीएसटी है, सीजीएसटी है या एसजीएसटी है। अभी आप कंसेप्ट को समझने के लिए ये समझिए कि जीएसटी है, जीएसटी एज अ होल है। तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 10% कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू वुड बी 10 एंड प्राइस आफ्टर जीएसटी वुड बी 110। अब मान लीजिए 110 रुपए का मैन्युफैक्चरर ने बेचा, तो होलसेलर 110 रुपए का खरीदेगा। उसको परचेज प्राइस कितनी पड़ेगी, बेसिक वाली 100 रुपीज, क्योंकि इसके अंदर 10 रुपए जो उसने जीएसटी, जो इसमें 10 रुपए जो जीएसटी लगी हुई है वो इसको यूज कर लेगा जब वो अपनी जीएसटी पे करेगा। आप अभी आगे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसने वैल्यू एडिशन क्या किया, 50 रुपए, अपना मार्जिन हो सकता है या फिर उसने उस वाले बैग के अंदर कुछ एड ऑन किया होगा। तो वैल्यू एडिशन के बाद जो वैल्यू आई 150 रुपए, 150 रुपए, जीएसटी का रेट 10% है तो 15 रुपए, और वो आगे 165 रुपए का बेच रहा है। तो आपने देखा इसने 15 रुपए जीएसटी लगा दी। अब आप रिटेलर पे आइए, रिटेलर के लिए सामान 165 रुपए का है, जब वो 165 रुपए पे कर रहा है तो उसमें वो बेसिक प्राइस 150 रुपए उस प्रोडक्ट के पे कर रहा है और 15 रुपए जीएसटी के पे कर रहा है। तो वो क्या, उसकी परचेज प्राइस क्या हो गई, 150 रुपए, और वो 15 रुपए यूज करेगा जब वो जीएसटी पे कर रहा होगा। रिटेलर ने किया क्या, उसने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया फर्दर, और 200 रुपए टोटल प्राइस हो गई, तो उसके ऊपर उसने 10% जीएसटी पे किया, तो 220 रुपए अल्टीमेट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कंज्यूमर को बियर करनी पड़ेगी। आप इस एग्जांपल में देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितना टैक्स पे किया, 10 रुपए। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कोई भी इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसने 10 रुपए पे किया। और अगर एक बार 10 रुपए पे हो गए तो जो अगला होलसेलर है उसको 10 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। तो आप उस वाले एग्जाम्पल में देखिए, होलसेलर के अंदर वो 15 रुपए पे कर रहा है, 15 रुपए में वो 10 रुपए जो वो पहले पे कर चुका है वाइल परचेजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इज डिडक्टिंग, वो 10 रुपए घटा रहा है। तो 15 - 10, उसको अल्टीमेट कॉस्ट कितनी पड़ी, 5 रुपए। और आप अगर गौर फरमाएंगे तो उसने वैल्यू एडिशन भी 50 रुपए का ही किया था, तो जितना वैल्यू एडिशन है केवल उतने पर टैक्स, 50 का 10% 5 रुपए। सिमिलरली इन केस ऑफ रिटेलर, रिटेलर ने वैल्यू ऐड करी 50 रुपए की, तो उसका टैक्स भी 5 रुपए पड़ रहा है, क्योंकि उसको फाइनल टैक्स जो पड़ रहा है वो 20 रुपए पड़ रहा है। 20 में से 15 रुपए उसने होलसेलर को दिए थे तो उसने वो घटा लिए, तो उसको फाइनल टैक्स 5 रुपए पड़ रहा है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि टोटल कॉस्ट, जो ये बैग की जो टोटल कॉस्ट है वो 200 रुपए है। 100 रुपए मैन्युफैक्चर ने ले लिए, होलसेलर ने 50 रुपए उसमें ऐड किए, और रिटेलर ने भी 50 रुपए ऐड किए, तो टोटल कॉस्ट जो उस बैग की है वो 200 रुपए है। और 200 रुपए के ऊपर अगर 10% रेट है जीएसटी का, देन जीएसटी विल कम 20 रुपीज। आप इसको टैली कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए दिए, होलसेलर ने 5 रुपए दिए, और रिटेलर ने भी 5 रुपए दिए। तो आपको इससे पता लग रहा है कि केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है। तो आप पूछेंगे ये कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस क्या होता है, तो नीचे वाली टेबल देखिए, कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस में क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस 100 रुपए है, टैक्स 10% है, जो वैल्यू आई वो 110 रुपए आ गई। हम इस वाले एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं कि जो दूसरा परचेजर है, जो नेक्स्ट परचेजर है, वो अपनी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी टैक्स का बड़ा कास्केडिंग इम्पैक्ट आ रहा है इस वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट वालों के लिए परचेज प्राइस 110 रुपए, इस 110 रुपए में 10 रुपए टैक्स के इंक्लूड है। अब जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो 110 रुपए के ऊपर हो रहा है, मतलब टैक्स इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन टैक्स, दैट इज कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स, दैट इज 120 रुपीज। सिमिलरली एट थर्ड स्टेज, परचेज प्राइस इज 120 and tax is calculated at the rate of 10% on 120, then answer is 133. It means here cascading impact.
Now this is question number 2, or this is also slide number 3, but question number 2. This question is very very important. This question may be asked in the coming examination. क्वेश्चन इज कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सबज्यूम्ड हो जाएंगे और जीएसटी उन टैक्सेस को रिप्लेस कर देगा। तो दो तरह के टैक्सेस हैं, कुछ ऐसी लेवीज है जो सेंटर की लेवीज है और कुछ ऐसी लेवीज है जो स्टेट की लेवीज है। चाहे वो सेंटर की लेवीज हो चाहे स्टेट की लेवीज हो, वो सारी लेवीज इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ही है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, मतलब जो चीजें सबज्यूम्ड नहीं हो रही जीएसटी के अंदर, वो सारे टैक्सेस आज भी और जीएसटी आने के बाद भी वैसे ही काम करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, कौन कौन से टैक्सेस सेंटर के अंदर जा रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे एम्फेसिस दीजिएगा, एक्साइज की ड्यूटी है ये, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंटर लगाती है इसको। बी नंबर में ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज की एक और ड्यूटी है जो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस पे लगती है। तीसरी है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये ऐसी ड्यूटी है जो स्पेशल इंपॉर्टेंस वाली चीजों पे लगती है। और चौथी है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वो टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे लगती है। आप गौर कर रहे हैं, ऊपर की ए बी सी डी ये चारों ड्यूटियां एक्साइज की है, इनको ठीक से ध्यान रखिएगा। ये चार ड्यूटियां एक्साइज की है, केवल ये जा रही हैं। पॉइंट नंबर ई, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, जनरली इसको हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, ये इसके अंदर सबज्यूम्ड हो रही है। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम दैट इज कॉल्ड एसएडी, कॉमनली नोन एज एसएडी, ये भी इसके अंदर सबज्यूम्ड हो रही है। एसएडी को हम लोग स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ये चीज है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी will continue to be there under GST system also। मतलब ये कि बेसिक कस्टम ड्यूटी ये सबज्यूम नहीं हो रही है, लेकिन इस बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो एसएडी लगता है और जो सीवीडी लगती है, केवल यही सबज्यूम्ड हो रही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहां से लग जाए। नेक्स्ट सर्विस टैक्स हो रहा है, और ऊपर वाले जितने भी टैक्सेस हैं, अगर उन टैक्सेस पे कोई सरचार्ज या सेस है तो वो भी साथ साथ सबज्यूम्ड हो रहा है। नाउ कम टू स्टेट टैक्सेस, जो भी स्टेट की लेवीज थी इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली, वो सारी की सारी सबज्यूम्ड हो रही हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। लाइक जो स्टेट का वैट है, लाइक दिल्ली वैट, हरियाणा वैट। जो सेंट्रल सेल टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सेंट्रल लेवी करती है, बट जो उसका टैक्स कलेक्शन आता है दैट इज कलेक्टेड बाय स्टेट्स, ये भी सबज्यूम्ड हो रही है। कोई लग्जरी टैक्स है, लग्जरी टैक्स कोई, जैसे कोई लग्जरी का आप सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्स लगता है। लाइक आप सोफा वगैरह इस तरह की चीजें खरीदती हैं तब आपको लग्जरी टैक्स पे करना पड़ता है स्टेट के अंदर, तो ये सबज्यूम्ड हो रहा है। एंट्री टैक्स, जब कोई सामान किसी स्टेट के अंदर आता है तो उसके ऊपर एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय लगती है, वो भी सबज्यूम्ड हो रही है। यहाँ पे एम्फेसिस दूंगा कि टोल टैक्स आप आमतौर पे देखते होंगे, टोल टैक्स ये सबज्यूम्ड नहीं हो रहा, टोल टैक्स वाली प्रॉब्लम अभी भी बनी रहेगी। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, आप जाते हैं फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म पे जो फिल्म एंटरटेनमेंट के वक्त जो टैक्स लगता है वो भी टैक्स इसके अंदर सबज्यूम्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वो टैक्स स्टेट ने लगाया है तो वो सबज्यूम्ड हो जाएगा, लेकिन अगर किसी लोकल बॉडी ने लगा रखा है तो वो सबज्यूम्ड नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई नाटक करने की संस्था है या कोई इस तरह का स्पेशल किस्म का स्कूल है, वो कोई अपने इलाके में आने के बाद कोई टैक्स वसूलता है तो वो इसके अंदर सबज्यूम्ड नहीं होगी। कोई एडवर्टीजमेंट के ऊपर टैक्स है, परचेज टैक्स है, कोई लॉटरी बैटिंग और गेमलिंग के ऊपर टैक्स है, या फिर इन सभी टैक्सेस के ऊपर किसी भी प्रकार का सरचार्ज या सेस है,
वो सारी की सारे टैक्सेस, सॉरी सारे के सारे सरचार्जेस एंड सेसेस वो सारे के सारे सब्ज्यूम्ड हो जाएंगे। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टैक्सेस यहां पे लिखे हुए हैं केवल वही सब्ज्यूम्ड होंगे, इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस भारतवर्ष में हैं वो टैक्सेस सब्ज्यूम्ड नहीं होंगे। लाइक कस्टम ड्यूटी, लाइक स्टैम्प ड्यूटी। ओके, नाउ वी गोना गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड्स। ये थोड़ा आपको थ्योरी टाइप लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और ये बस प्लेन रीडिंग से ही आपको समझ में आ जाएंगी। जो ये स्लाइड्स बनी हुई है इसके अंदर टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एटलीस्ट वंस, देन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द प्रिंसिपल वर एडॉप्टेड फॉर सबज्यूमिंग द अबाउट टैक्सेस अंडर जीएसटी। अबाउट टैक्सेस का मतलब जो मैंने अभी आपको बताई, कुछ सेंट्रल की लेवीज थी और कुछ स्टेट की लेवीज थी जो सब्ज्यूम्ड हो रही है जीएसटी के अंदर। ये क्वेश्चन आई थिंक यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम होंगे, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम होंगे, तो उनको ध्यान, वो मतलब कैसे बनाए गए हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखा गया है कि ये पर्टिकुलर टैक्स सब्ज्यूम्ड होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, टैक्सेस और लेवीज टू बी सब्ज्यूम्ड शुड बी प्राइमरली इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अगर वो डायरेक्ट टैक्स है तो वो सब्ज्यूम्ड नहीं होगा, और वो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे होना चाहिए, ईदर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकेंडली, taxes or levies to be subsumed should be part of the transaction chain। और ट्रांजैक्शन चेन क्या होती है, मैन्युफैक्चर से लेके एंड यूजर कंज्यूमर तक की होती है। एंड इन केस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट से स्टार्ट होके अल्टीमेट कंजम्पशन तक होगी जो कंज्यूमर करेगा। थर्ड, ये सब जम्पशन के वक्त ये ध्यान दिया जाएगा कि जहां पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के अंदर जो टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस वाले सेलर ने जो पे किया है गवर्नमेंट को, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा जब आपकी बारी पे करने की आएगी, तो वो फ्लो अच्छे से हो सके। पॉइंट नंबर 4 ये है, taxes and levies and fees that are not specifically related to supply of goods and services should not be subsumed under GST। मतलब अगर कोई भी ऐसा टैक्स है या कोई लेवीज है, फीस है जिसके अंदर जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं लगती है तो वो सब्ज्यूम नहीं होगी। और पांचवी बात जो जीएसटी को बनाते वक्त या इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में सब्ज्यूम्ड करते वक्त ध्यान रखी गई है वो ये कि जो भाई यूनियन के सेंटर के पैसे हैं और जो स्टेट की रेवेन्यू है वो इंपैक्ट ना हो और वो बनी रहे। Now we come on the next slide. Which are the commodities proposed to be kept outside the purview of GST? यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के दायरे में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। तो आप ऐसा समझिए, जीएसटी के दायरे में सारी चीजें आएंगी एक्सेप्ट, आप ऐसे पढ़िए कि जीएसटी के दायरे में सब कुछ आएगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पहली चीज, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्लिट पेट्रोल मतलब जो हम गाड़ियों में डालते हैं, हाई स्पीड डीजल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इनको अभी बाहर रखा गया है, लेकिन फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल अगर चाहेगी तो इसको इंक्लूड कर सकती है। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को स्पेसिफिकली जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। फोर्थ, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है अगर आप शेयर मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस वाली सेल परचेज को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो आप ये ध्यान रखिए सारी चीजों पे जीएसटी लगेगी एक्सेप्ट दीज 4।
इसके अलावा मैंने नोट में और भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई अगर इन 4 चीजों पे या फिर ऐसी चीजों पे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी उन पे क्या लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन पे वही लगेगा जो उन पे पहले से लगता आ रहा है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली के अंदर पेट्रोल में 2 चीजें लगती हैं, एक्साइज एंड वैट, दिल्ली वैट। तो वो उसके ऊपर लगता रहेगा। जैसे लिकर के ऊपर जो है वो लो स्टेट के टैक्सेस लगते हैं, वैट लगता है, तो वो उसके ऊपर लगता रहेगा। नोट नंबर 2, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी से बाहर है, बट ऐसा नहीं है, इनके ऊपर जीएसटी लगेगी। और इसमें स्पेशल चीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें पावर है कि वो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे नोट नंबर 3 देखिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक नोट है, आप इसको एक बार प्लेन रीडिंग कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो लिस्ट है वो ऐसे सप्लाई और गुड सर्विसेज की लिस्ट है जिनको ना तो गुड्स माना जाएगा और ना सर्विस माना जाएगा। और क्योंकि अगर उनको ना तो गुड्स माना जाएगा ना सर्विस माना जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि जीएसटी या गुड्स पे लगती है या सर्विस पे लगती है या दोनों पे लगती है। तो दीज आर द एक्सेप्शन लिस्ट। इनको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है क्योंकि इनको ना तो जीएसटी माना गया है और ना सर्विस माना गया है। तो एज पर 3rd शेड्यूल टू द जीएसटी एक्ट 2017 ये फॉलोइंग 6 चीजें हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर कोई सर्विस एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देता है तो वो इसके एम्बिट से बाहर है। कोई भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है भारत के अंदर, तो उसकी सर्विस के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज हैं और लोकल अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं, अगर इस तरह के लोग भी किसी तरह की कोई सर्विस देते हैं तो वो ये सारी चीजें भी बाहर रहेंगी। पॉइंट नंबर बी में देखिए कि अगर कोई भी बंदा कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अगर कोई पोस्ट उसके पास है तो वो भी इससे बाहर रहेगी। सी के अंदर देखिए, अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एज अ चेयरमैन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो ये बंदा भी इससे बाहर रहेगा। अब आप कहेंगे कि इस चेयरपर्सन को और मेंबर को बाहर करने के लिए पॉइंट नंबर सी क्यों लाना पड़ा। ये तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाले रिलेशन के अंदर ही काउंट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो सीएमडी वगैरह या सबसे हायर पोस्ट होती है, चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, वो वहाँ के एम्प्लॉय नहीं होते, ये आउटसाइडर होते हैं। आमतौर पे ये पॉलिटिशियंस होते हैं, तो ये एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनको कवर करने के लिए अगर ये लोग भी कोई किसी तरह की सर्विस देते हैं तो वो इससे एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। चौथे नंबर पे अगर आपके कोई फ्यूनरल की सर्विस देता है, बुरियल की सर्विस देता है, क्रिमिनेशन की सर्विस देता है, मॉर्चरी की सर्विस देता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ना सर्विस मानी जाएगी ना गुड्स माना जाएगा, इसलिए जीएसटी के एम्बिट से बाहर रहेगा। कोई भी आपका एक्शनेबल क्लेम है अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गेमलिंग, क्योंकि लॉटरी, बैटिंग एंड गेमलिंग पे जीएसटी लगेगी, और इसके अलावा अगर कोई एक्शनेबल क्लेम्स है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। अब आप पूछेंगे एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी आपकी कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट की वजह से अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो उस पे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के बदले जो कंपनसेशन मिलेगी उस एक्सीडेंट के बदले, वो आपके लेने के राइट्स बन जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स इस वाले केस में आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी, एक्शनेबल क्लेम से ये इसके बाहर रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज एक्शनेबल क्लेम्स, तो इसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर आप कोई लैंड, केवल लैंड या कोई बिल्डिंग, कंप्लीट बिल्डिंग बेचते हैं तो भी आपको जीएसटी नहीं लगेगी।
क्योंकि ना तो ये गुड्स माना जाएगा ना सर्विस माना जाएगा एज पर जीएसटी एक्ट। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका कोई फ्लैट है या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या उसमें मतलब कोई छोटी सी दुकान है, तो अगर तो इसका सारा कंसिडरेशन आपने लिया है या फिर दिया है, और ये दिया कब है, जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पोजीशन सर्टिफिकेट दोनों में से कोई चीज़ एक मिल गई हो और उसके बाद आपने उसका कंसिडरेशन पे किया है या रिसीव किया है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये घर कंप्लीट नहीं हुआ है, पोजीशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी अभी तक नहीं मिला है, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए लैंड को किराए पे देते हैं, पॉइंट नंबर ए में लैंड को किराए पे देते हैं और पॉइंट नंबर बी में बिल्डिंग को किराए पे देते हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी लगेगी। सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड पे नहीं है, बट रेंट ऑफ बिल्डिंग इन एनी फॉर्म और रेंट ऑफ लैंड इन एनी फॉर्म विल अट्रैक्ट जीएसटी। नाउ टॉपिक नंबर 2 इज नेचर एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी। मतलब किस नेचर की जीएसटी है। हमारे भारत में जीएसटी लाई जा रही है 1 जुलाई से, इसका नेचर जो डुअल जीएसटी है, मतलब 2 कंट्रोल है, 2 बार लेवी होगी, 2 बार कलेक्ट होगी और 2 लोगों का कंट्रोल है। दुनिया भर में ज्यादातर देशों में ऐसा सिस्टम है जहां पे सिंगल जीएसटी रेट होता है और सिंगल कंट्रोल होता है। लाइक इन अमेरिका, वहां पे एक ही जीएसटी लगेगा और एक ही उसको लेवी करेगी, एक अथॉरिटी उसको लेवी करेगी और एक ही अथॉरिटी उसको कलेक्ट करेगी। बट इंडिया के अंदर ये डुअल जीएसटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है कि उनका जो फिजिकल फेडरलिज्म है वो अफेक्ट ना हो जाए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये पूछा गया है कि किस टाइप का जीएसटी है, तो इट इज ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी में क्या होगा कि स्टेट और सेंटर दोनों साइमल्टेनियसली टैक्सेस को लेवी करेंगी और कलेक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर व्हाई इज डुअल जीएसटी रिक्वायर्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डुअल जीएसटी क्यों चाहिए, सिंगल जीएसटी कर लेते हैं। इतनी सारी मेहनत करी, इतना ज्यादा शोर मचाया कि जीएसटी आ रहा है और उसके बाद भी ये डुअल जीएसटी, ये तो उल्टा कॉम्प्लेक्स हो गया। बट दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी स्टेट्स को अलग से रेवेन्यू कलेक्ट करने और उसको खर्च करने की पावर देता है, और स्टेट को अलग से रेवेन्यू कलेक्ट करने और खर्च करने की पावर देता है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया इज अ फेडरल कंट्री जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स मिल रखी है लेवी करने की और कलेक्ट करने की। लेकिन इनके अंदर यह है कि किन किन चीजों पे सेंटर लेवी करेगी और किन किन चीजों पे स्टेट लेवी करेगी। तो इसके लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको अच्छे से में आ जाएगा। जीएसटी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड रिसेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी। जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर था टैक्स को लेवी करने का और कलेक्ट करने का बाय स्टेट्स और बाय सेंटर, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी जीएसटी को लाने में। तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 ऑफ 2006। उससे पहले क्या था कि जो जीएसटी जो टैक्स लगता था, जैसे जो स्टेट होती थी उसके पास प्रोडक्ट्स को सेल करने का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स से जो भी लेवी होती थी और कलेक्शन होता था उसको मिलता था। इसी तरीके से जो सेंटर होती थी उसको जो भी सर्विस टैक्स भारतवर्ष में लगता था उसको उस पर कलेक्शन मिलती थी, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसके ऊपर कलेक्शन मिलती थी, मतलब एक्साइज मिलता था, एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम एंड नारकोटिक्स, क्योंकि इसके ऊपर स्टेट के पास पावर थी लेवी करने की और कलेक्शन करने की।
तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर कुछ चीज़ों पे, सेल ऑफ गुड्स पे स्टेट लगाती थी और सर्विसेज पे और मैन्युफैक्चरिंग पे सेंटर लगाया करता था। बट और यही दिक्कत आ रही थी जीएसटी को लाने में, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 इन 2016। और उसके अंदर ये बात कही गई कि अब दोनों ही जने, मतलब स्टेट और सेंटर, दोनों ही जने एक ही साथ लेवी कर सकते हैं टैक्स और कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टेट सर्विस टैक्स या एक्साइज नहीं लगा सकता था, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स नहीं लगा सकता था, तो अब स्टेट इन दोनों पे भी टैक्स लगा सकता है। सिमिलरली पहले सेंटर सेल ऑफ गुड्स पे नहीं लगा सकता था, अब सेंटर उस पे भी लगा सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में चले गए। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए आर्टिकल 246 आया है जो एम्पावर करता है सेंटर और स्टेट को साइमल्टेनियसली जीएसटी को लेवी करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। पहले स्टार्टिंग में लोग सोच रहे थे कि जीएसटी का एक सिंगल रेट होगा और वही टैक्स लगेगा, तो टैक्स का जो कंप्लायंस है और टैक्स का जो स्ट्रक्चर बनेगा जीएसटी के अंदर वो बहुत इजी होगा। बट एक्चुअली जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखी, क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल है हमारे यहाँ पे और फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, इस वजह से ये सिंगल जो रेट है जीएसटी का वो आ नहीं पाया। तो अभी जीएसटी के कई रेट्स हैं। स्पेशली आप ये लगाइए कि जीएसटी को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। एक ऐसा जीएसटी जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा जीएसटी जिसको हम एसजीएसटी बोलते हैं वो स्टेट का टैक्स है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर यही चीज किसी यूनियन टेरेटरी में लगेगी तो दैट इज कॉल्ड यूटीजीएसटी, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि SGST is called UTGST in case of Union Territory. It is important to mention here that Union Territory with Legislative Assembly like Delhi and in Pondicherry will be treated as a state as per CGST Act 2017 and accordingly SGST will be levied. इसको बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसको स्टेट माना जाएगा एज पर द डेफिनेशन और यहाँ पे एसजीएसटी लगेगी। थर्ड है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है कि जब आपकी कोई इंटर स्टेट सेल होती है तो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगी। इसको बेटर समझने के लिए आप नेक्स्ट सीट पे चलेंगे हम लोग, वहां पे टेबुलर फॉर्म में है ये, वहां पे हम इसको बेटर। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ टैक्सेस और जीएसटी। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, सेकंड वन इज एसजीएसटी एंड लास्ट वन इज आईजीएसटी। अब ये डिस्कस करते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कहां कहां लगेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अगर सेल इंट्रा स्टेट हो रही है मतलब विथ इन स्टेट हो रही है तो वहां पे 2 टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। और अगर तो सेल इंटर स्टेट हो रही है मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रही है तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सामान दिल्ली में प्रोड्यूस हुआ और दिल्ली में ही कंज्यूम हो गया तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग जाएगी। दूसरे एग्जांपल में अगर सामान दिल्ली में बना और वो उत्तर प्रदेश में जाके कंज्यूम हुआ तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो यहां पर आईजीएसटी लग जाएगी। तो बहुत सिंपल है समझने के लिए, अगर तो इंटर स्टेट सेल हो रही है तो वहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगी और यूटीजीएसटी लग सकती है अगर वहां पे यूनियन टेरेटरी है तो, और अगर इंटर स्टेट सेल है तो आईजीएसटी लगेगी। अब ये डिस्कस करते हैं कि इनको लेवी कौन करेगा। अगर सीजीएसटी है, ये सेंटर का टैक्स है, इसको सेंटर लेवी करेगी
और इसको सेंटर ही कलेक्ट करेगी। एसजीएसटी स्टेट लेवी करेगी और स्टेट ही कलेक्ट करेगी। सिमिलरली यूटीजीएसटी भी यूनियन टेरिटरी लेवी करेगी और वो उसको कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी ये सेंटर की ड्यूटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कलेक्ट करेगी। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईजीएसटी जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट में शेयर की जाएगी। अब नीचे नोट्स देख लेते हैं। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द सीजीएसटी और एसजीएसटी इज पेएबल ऑन ऑल इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स and or services, and IGST is payable on all interstate supply of goods and or services। जो बात मैंने आपको ऊपर बताई कि CGST और SGST ये दोनों इंटरस्टेट पे होंगे और IGST इंटरस्टेट पे होगा। सेकेंडली, अगर आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी वस्तु एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो IGST विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है वो ये, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल फॉलो द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का मतलब जहां पे जिस स्टेट में भी जाके सामान कंज्यूम होगा और जो टैक्स रेवेन्यू आएगा एसजीएसटी का वो उसी स्टेट को मिलेगा इन केस ऑफ आईजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने कुछ इंपोर्ट किया और मुंबई पोर्ट पे सामान आया, बट वो सामान वहां से फाइनली राजस्थान चला गया, तो क्योंकि राजस्थान वाले स्टेट ने इसको फाइनली कंज्यूम किया है और जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, देयरफॉर एसजीएसटी already available in IGST will go to the state that is Rajasthan। अब आप यहां पे देखिए कि इनपुट टैक्स जो क्रेडिट मिल रहा है उसको कैसे यूज करेंगे। वैसे आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके आईएएस प्री में नहीं पूछा जा सकता, बट इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली। आपको पता है कि 3 तरह के मेजर टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना कैसे। जो सीजीएसटी है, आप ऐसा समझिए कि कोई भी टैक्स सबसे पहले अपने आप से एडजस्ट होगा। तो सीजीएसटी सबसे पहले किससे एडजस्ट होगी? सीजीएसटी से। एसजीएसटी सबसे पहले किससे होगी? एसजीएसटी से। आईजीएसटी सबसे पहले किससे होगी? आईजीएसटी से। अब सेकेंडली देखिए, सीजीएसटी सेंटर का टैक्स है और आईजीएसटी भी सेंटर का टैक्स है, क्योंकि वही लेवी और कलेक्ट कर रही है। तो पहले सीजीएसटी यूज करेंगे और उसके बाद आईजीएसटी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सीजीएसटी की पेमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको सीजीएसटी यूज करना पड़ेगा और उसके बाद आप आईजीएसटी यूज करेंगे। एसजीएसटी अलाउड नहीं है यूज करने के लिए। सिमिलरली अगर आपको एसजीएसटी की पेमेंट करनी है तो सबसे पहले एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी, और इसमें सीजीएसटी यूज नहीं कर सकते। अगर आप आईजीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं तो पहले आईजीएसटी, देन सेकेंडली सीजीएसटी और थर्ड एसजीएसटी। आप इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं, अगर सीजीएसटी की पेमेंट होगी तो सबसे पहले सीजीएसटी, और दूसरी सेंटर की ड्यूटी कौन सी है? आईजीएसटी। तो पहले सीजीएसटी इस्तेमाल होगी और उसके बाद आईजीएसटी इस्तेमाल होगी, क्योंकि दोनों सेंटर की ड्यूटी है। सेकेंडली अगर आप एसजीएसटी पे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एसजीएसटी यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टेट की ड्यूटी है। और जो आईजीएसटी होती है, मैंने आपको ऊपर बताया, आईजीएसटी दोनों में शेयर होती है, इसलिए सेकंड आईजीएसटी यूज होगा क्रेडिट के तौर पे। थर्ड आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से खत्म होगा, सेट ऑफ होगा, और उसके बाद क्योंकि सेंटर की है तो सीजीएसटी, और उसके बाद लास्ट में एसजीएसटी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहले
IGST itself, देन सेंटर की ड्यूटी, देन स्टेट की ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली जो हमारा ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है, अगर हम विद इन स्टेट सेल करते हैं तो ये कैसे काम करेगा। ड्यूअल जीएसटी सिस्टम का मतलब स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लगाएगी, एक ही वैल्यू पे और एक ही ट्रांजैक्शन पे। तो ये कैसे वर्क करेगा आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये आई गेस प्री के लिए समझने के लिए तो आप समझ सकते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो आप इस स्लाइड को स्किप भी कर सकते हैं। और जिनको ये समझना है उनके लिए, मान लीजिए कोई लकड़ी टिम्बर मेकर है। टिम्बर मेकर ने सामान बेचा फर्नीचर मेकर को, लकड़ी बेची फर्नीचर बनाने वाले को। तो इसने बिलिंग करी, ए नंबर बिलिंग करी। ए नंबर में उसने बोला कि मेरा सामान 100 रुपए का है, टिम्बर 100 रुपए का है। एसजीएसटी मान लीजिए 10% है और सीजीएसटी भी 10% है। विद इन स्टेट भी करी है, इसलिए एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगी। तो 10 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए, तो टोटल 20 रुपए लग गए और 100 रुपए के ऊपर 120 रुपए लग गए। तो अब जब ये पे करेगा तो कैसे पे करेगा, ये जो 10 रुपए की एसजीएसटी है वो कहाँ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली जो सीजीएसटी है वो कहाँ जाएगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब 10 रुपए एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को चली गई और 10 रुपए सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई। अब ये सामान आ गया फर्नीचर वाले के पास। फर्नीचर वाले ने क्या किया, उसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करी 100 रुपए की। तो उसका सामान कितने का हो गया, 100 रुपए का सामान पहले था, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन 200 रुपए। अब ये जो है फर्नीचर मेकर फर्नीचर रिटेलर को सामान बेच रहा है, तो क्या करेगा, ये भी सेम स्टेट के अंदर सेल हो रही है, तो एसजीएसटी 10% लगाएगा 20 रुपए, सीजीएसटी 10% लगाएगा 20 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 240 रुपए। अब इसने जो एसजीएसटी 20 रुपए दिया है, और जब इसने खरीदा था टिम्बर मेकर से तो उस वक्त उसने एसजीएसटी 10 रुपए पे कर दी थी, तो ये उसको घटा के पे करेगा। सिमिलरली एसजीएसटी जो इसको अब पे करनी पड़ रही है 20 रुपए, और इसने जब टिम्बर मेकर से खरीदा था तब भी इसने 10 रुपए पे कर दिए थे, तो वो 10 रुपए जो सीजीएसटी पे कर चुका है उसको घटा के अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। अब देखिए फर्नीचर मेकर क्या कर रहा है, जब एसजीएसटी को पे कर रहा है तो अपनी लाइबिलिटी जो उसकी 20 रुपए की आ रही है सेल करते हो, उसमें से 10 रुपए जो वो पहले पे कर चुका है टिम्बर मेकर को, वो उसको घटा रहा है, और जो बचे हुए 10 रुपए 20 माइनस 10 वो स्टेट को पे कर रहा है। सिमिलरली वही फर्नीचर मेकर सीजीएसटी की लाइबिलिटी उसकी 20 रुपए की आ रही है जब वो बिल कर रहा है, 10 रुपए उसने पहले पे कर दिए, टैक्स इनवॉइस ए में देख सकते हैं आप। तो अब उसकी लाइबिलिटी 10 रुपए, तो वो 10 रुपए सेंटर को पे कर रहा है। मतलब 10 रुपए स्टेट को गए, 10 रुपए सेंटर को गए, केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगा, यहाँ पे कास्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्स नहीं आया। सिमिलरली अब ये सामान फर्नीचर मेकर से फर्नीचर रिटेलर पे आ चुका है। फर्नीचर रिटेलर के लिए सामान कितने का पड़ रहा है, 220 प्लस 20 240 रुपए का। अब इस फर्नीचर रिटेलर ने क्या किया, फाइनल कंज्यूमर को ये सामान बेच दिया। यही चेन होती है। अब ये जो फाइनल कंज्यूमर है उसके लिए जो बिलिंग हो रही है वो क्या है, फर्नीचर रिटेलर ने बोला 100 रुपए मेरा भी वैल्यू एडिशन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी हो गई, 100 रुपए टिम्बर मेकर की थी, 100 रुपए फर्नीचर मेकर की है थी, और अब 100 रुपए रिटेलर ने भी अपना ऐड कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 300 रुपए हो गया। एसजीएसटी वही 10% का रेट से और सीजीएसटी वही 10% के रेट से, तो 30 रुपए 360 रुपए की पड़ेगी। कोई भी मतलब ये जो फर्नीचर है वो 360 रुपए का पड़ेगा फाइनल कंज्यूमर को। अब ये भी कैसे पे ड्यूटी को, 30 रुपए इसको एसजीएसटी देनी है, 30 रुपए आप देखिए 30 रुपए एसजीएसटी, लेकिन ये पहले ही फर्नीचर मेकर को 20 रुपए दे चुका है, तो 20 रुपए इसमें से घटा देगा। सिमिलरली एसजीएसटी पे करता है उसको 30 रुपए पे करनी है, तो वो 20 रुपए क्योंकि वो पहले पे कर चुका है तो उसको घटाएगा, और उसके बाद 10 रुपए की लाइबिलिटी पे करेगा। तो फाइनल कंज्यूमर को सब कुछ बियर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कहें तो देखिए 10 रुपए यहाँ एसजीएसटी गई, 10 रुपए यहाँ एसजीएसटी गई फर्नीचर मेकर ने, और 10 रुपए फर्नीचर रिटेलर ने, मतलब 30 रुपए एसजीएसटी गई गवर्नमेंट के पास, और 30 रुपए ही सेंटर की जीएसटी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो 30 रुपए स्टेट के और 30 रुपए सेंटर के,
मतलब 30 प्लस 30 60 रुपये, ये 60 के 60 रुपये फाइनल कंज्यूमर को बियर करने पड़े। तो दिस इज द फ्लो ऑफ टैक्स व्हेन सेल इज कंप्लीटेड विद इन स्टेट। नाउ वी डिस्कस आईजीएसटी मॉडल। ये जो नीचे डायग्राम है ये आईजीएसटी मॉडल का है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपकी इंटर स्टेट सेल हो रही है तो वी विल हैव टू फॉलो आईजीएसटी मॉडल। चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर हमने 4 लोगों को लिया है। पहला है टिम्बर मेकर, दूसरा है फर्नीचर मेकर, तीसरा है फर्नीचर रिटेलर और चौथा है फाइनल कंज्यूमर। इसमें क्या है कि टिम्बर मेकर और फर्नीचर मेकर ये दोनों एक स्टेट में हैं, दैट इज स्टेट एक्स। मान लीजिए स्टेट एक्स दिल्ली है। एंड फर्नीचर रिटेलर और फाइनल कंज्यूमर ये दोनों स्टेट वाई में हैं। मान लीजिए स्टेट वाई उत्तर प्रदेश है। तो आईजीएसटी कैसे काम करेगा? लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए टिम्बर मेकर ने फर्नीचर मेकर को सामान बेचा और उसने टैक्स इनवॉइस ए किया। उसको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसकी वैल्यू उसकी 100 रुपये है और लेट सपोज एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट यहाँ पे 10% है। तो एसजीएसटी कितनी लगेगी? 10% 10 रुपये। सीजीएसटी कितनी लगेगी? 10% 10 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 120 रुपये। 120 रुपये की बिलिंग फर्नीचर मेकर को हो जाएगी। तो अगर फिर टिम्बर मेकर को जो लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है वो कैसे डिस्चार्ज करेगा? अब आप देखिए उसने एसजीएसटी और सीजीएसटी 10-10 रुपये कलेक्ट किया है फर्नीचर मेकर से, तो वो इनको एसजीएसटी वालों को स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा देगा। जो एसजीएसटी के 10 रुपये हैं उसको वो स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा देगा और जो सीजीएसटी के 10 रुपये हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब आइए फर्नीचर मेकर के पास। फर्नीचर मेकर ने 120 रुपये का सामान खरीदा है और जो 120 रुपये का उसने जो सामान खरीदा है उसमें 10 रुपये एसजीएसटी और 10 रुपये सीजीएसटी पे करी है उसने। उसको टोटल कॉस्ट 120 रुपये की पड़ी है। अब ये फर्नीचर मेकर जो कि दिल्ली वाले स्टेट में है, अब ये फर्नीचर रिटेलर को जो कि उत्तर प्रदेश वाले स्टेट में है उसको सेल कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहली सेल थी टिम्बर मेकर टू फर्नीचर मेकर, दिस इज इंट्रा स्टेट सेल। तो यहाँ पे केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। लेकिन जब फर्नीचर मेकर टू फर्नीचर रिटेलर सेल होगी तो क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है तो यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब फर्नीचर मेकर फर्नीचर रिटेलर को बिल कर रहा है। आप ये देखिए टैक्स इनवॉइस बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर 200 रुपये है। 100 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स टिम्बर मेकर की थी और 100 रुपये इसका वैल्यू एडिशन है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 200 रुपये हो गई। अब आईजीएसटी का रेट मान लीजिए 20% है तो आईजीएसटी 40 रुपीज आ गई और टोटल कॉस्ट 240 रुपीज आ गई। अब इसे अपनी आईजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये पेमेंट कैसे करेगा आईजीएसटी की। आईजीएसटी कितना पे करना है इसको? 40 रुपये। और जब इसने टिम्बर मेकर से सामान खरीदा था तो तब उसने एसजीएसटी 10 रुपये पे किया था और सीजीएसटी 10 रुपये पे किया था। और आपको मालूम है इनपुट क्रेडिट वाले सिस्टम के हिसाब से आईजीएसटी से हम सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद सीजीएसटी को एडजस्ट करते हैं और फिर स्टेट जीएसटी को एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं है, सीजीएसटी का 10 रुपये है और एसजीएसटी का 10 रुपये है। तो हम इसको उसी ऑर्डर में एडजस्ट कर लेंगे और फाइनल लायबिलिटी जो 20 रुपये है उसको कैश में पे कर देंगे। किसको पे करेंगे? आईजीएसटी है तो ये किसको जाएगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश वाले ने जो फर्नीचर रिटेलर है इसने जो सामान खरीदा है फर्नीचर मेकर से उस पे 200 रुपये तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है और आईजीएसटी 40 रुपये लगा रखी है उसने, तो 240 रुपये की बिलिंग है। अब ये फर्नीचर रिटेलर
फाइनली एंड यूजर को, कंज्यूमर को ये सामान बेचता है, और जब ये सामान बेचता है तो ये टैक्स इनवॉइस सी करता है। तो ये कैसे करता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स ₹300, 200 रुपये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फर्नीचर मेकर की ही थी, इसने 100 रुपये का अपना वैल्यू एडिशन कर लिया, तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गई 300 रुपये। एसजीएसटी का रेट 10% है, सीजीएसटी का रेट भी 10% है, तो ये 30-30 रुपये लगेंगे और 360 रुपये टोटल बिलिंग होगी। तो 360 रुपये की जो कॉस्ट है, हु विल बियर दिस? दिस विल बी बियर्ड बाय फाइनल कंज्यूमर। अब इसको एसजीएसटी 10% दैट इज 30 रुपीज और सीजीएसटी 10% दैट इज 30 रुपीज की पेमेंट करनी है। लेकिन इसके पास इनपुट क्रेडिट किस चीज का है? इसके पास केवल एक इनपुट क्रेडिट है आईजीएसटी का, दैट इज 40 रुपीज। अब मान लीजिए ये जीएसटी को, सीजीएसटी को डिस्चार्ज कर रहा है। सीजीएसटी पेबल कितना है? 30 रुपये। अब सीजीएसटी से सबसे पहले सीजीएसटी का इनपुट क्रेडिट एडजस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सीजीएसटी का इनपुट क्रेडिट है ही नहीं, तो इसलिए ये जीरो है। सीजीएसटी के बाद आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट एडजस्ट होता है, और आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट हमारे पास कितना है? 40 रुपये। तो 40 रुपये में कितना एडजस्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम जितना पे करना है, तो दैट इज 30 रुपीज। तो सीजीएसटी अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पे करनी, क्योंकि ये सारी आईजीएसटी से एडजस्ट हो गई। अब बात आई है कि ये जो नीचे एसजीएसटी का 30 रुपये है, इसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, यहां देखिए एसजीएसटी पेबल कितना है? 30 रुपीज। हमारे पास इनपुट क्रेडिट केवल एक ही है, वो भी आईजीएसटी का, 40 रुपीज थे। 40 में से 30 हमने सीजीएसटी को पे करते वक्त यूज कर लिए। अब हमारे पास आईजीएसटी केवल 10 रुपये है। और आपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी को पे करते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 10 रुपये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमारी फाइनल लायबिलिटी एसजीएसटी की कितनी है? 20 रुपये। और एसजीएसटी किसको पे करनी होती है? स्टेट को। तो ये 20 रुपये किसको जाएंगे? स्टेट्स को जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल में एक और चीज गौर कर सकते हैं कि जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, हर स्टेज पे 100, 300 रुपये का, टोटल 300 रुपये की वैल्यू आई है। एग्जाम्पल देखिए, टिम्बर मेकर के पास 100 रुपये की वैल्यू थी, फर्नीचर ने उसमें 100 रुपये ऐड कर दिया, 200 रुपये की वैल्यू हो गई। फर्नीचर रिटेलर ने उसके ऊपर 100 रुपये और ऐड कर दिया, 300 रुपये की वैल्यू हो गई। तो इस 300 रुपये पे अगर आप देखें 10% एसजीएसटी और 10% सीजीएसटी, मतलब 30 रुपये और 30 रुपये, टोटल 60 रुपये लगे। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो वैल्यू एडिशन कितना है? 100 पे वैल्यू एडिशन 200 रुपये है, तो 200 रुपये पे 10% प्लस 10% मतलब 20%, तो 40 रुपये, और 20 रुपये ओरिजिनल वाले जो टिम्बर मेकर ने लगाए थे फर्नीचर मेकर को। तो कुल मिला के केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स है, दैट इज 60 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड्स। तीसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जब इंट्रास्टेट सेल है, दूसरा एग्जाम्पल था इंटरस्टेट सेल, अब तीसरा एग्जाम्पल है इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड, अगर हम कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से तो उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी हटी नहीं है तो वो भी लगेगी। मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल लिया है कि जो हम जो प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे हैं वो 100 रुपये का है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो 10% की है और आईजीएसटी 18% माना है इस वाले एग्जाम्पल में। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने आईजीएसटी 20% लिया था, तो यहाँ पे आईजीएसटी हमने 18% लिया है। तो आंसर क्या होगा? असेसेबल वैल्यू 100 रुपये, इसके ऊपर बीसीडी कैलकुलेट होगी 10 रुपये, 10% है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 110 रुपये। अब जो हमारी आईजीएसटी लगेगी वो बीसीडी पे लगेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि कास्केडिंग इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि अभी कस्टम ड्यूटी नहीं हटाई गई है, इसलिए कास्केडिंग इम्पैक्ट आ रहा है। इसके अंदर 10 रुपये शामिल है, लेकिन 110 रुपये पे ही इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। तो 18% लगाएंगे तो 19.80 वैल्यू आएगी, तो टोटल टैक्स 29 रुपये 80 पैसे देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के केस में आप ध्यान रखिएगा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी हटी नहीं है,
तो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी और जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इन केस द गुड्स आर ऑल्सो लेविएबल टू सेस अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। आपको पता ही है 4 तरह के एक्ट हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, IGST Act 2017 and Compensation to State Cess Act 2017। तो अगर आपने देखा कि जो रेट ऑफ गुड्स है वो इन्होंने 5 तरह के बोले हैं, उसके अंदर जो सबसे टॉप वाला है दैट इज 28%, लेकिन उसके ऊपर भी सेस लग सकता है अगर कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट जो सेस एक्ट है 2017 के अंदर अगर वो आता है तो इसका मतलब 28% से भी ज़्यादा ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिखा है द सेम विल बी कलेक्टेड ऑन द वैल्यू टेकन फॉर लेविंग इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब जो सेस कैलकुलेट होगा वो भी 110 रुपये पे कैलकुलेट होगा। इसके अंदर फर्दर एक नोट है, द बेसिक कस्टम ड्यूटी सेल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल एज इनपुट क्रेडिट। आपको बीसीडी जो आपने अभी पे किया उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, केवल आईजीएसटी पे मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज पर सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया shall be the location of the importer। मतलब अगर मान लीजिए मुंबई पोर्ट से सामान आया तो मुंबई नहीं, अगर मान लीजिए राजस्थान के अंदर अल्टीमेट कंज्यूमर बैठा हुआ है तो राजस्थान को उसका टैक्स मिलेगा, क्योंकि जो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स है वो राजस्थान है। Thus, if an importer says located in Rajasthan, the state tax component of the IGST integrated tax shall accrue to the state of Rajasthan। यहाँ तक क्लियर है? इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जीएसटी को पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है। तो इसको बड़े सिंपल शब्दों में अंडरस्टैंड करिए कि जीएसटी पे वही करेगा जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा। जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो जीएसटी पे नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि किन किन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जीएसटी के एक्ट ने ये बोला है कि अगर किसी भी टैक्सेबल पर्सन की जो टर्नओवर है वो 20 लाख को क्रॉस कर जाती है और 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा जीएसटी एक्ट में, और अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स होगा वो पेमेंट करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तो किसी स्टेट के अंदर किसी भी टैक्सेबल पर्सन की 20 लाख रुपए तक अगर उसकी टर्नओवर है तो उसको टैक्स में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर पे वो आराम से विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अपना काम चला सकता है। 20 लाख से ऊपर होते ही उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसको अपना टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होगा और सभी पे टैक्स देना होगा। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये लिमिट 10 लाख रुपए की है। आप दूसरे शब्दों में कहें तो जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको थ्रेश होल्ड के थ्रू छूट दी गई है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हैं। दे आर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 2, ऑल टैक्स पेयर्स एलिजिबल फॉर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन विल हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग टैक्स विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट को शॉर्टकट में आईटीसी बोलते हैं। इस लाइन का यह मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति थ्रेशोल्ड से नीचे है और उसके बाद भी अगर वो टैक्स पे करना चाहता है आउटपुट पे और इनपुट टैक्स को क्लेम करना चाहता है एज ए इनपुट क्रेडिट, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है और आउटपुट टैक्स की बिलिंग कर सकता है और इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है।
पॉइंट नंबर 4 देखिए, टैक्स पेयर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज और पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस shall not be eligible for threshold exemption. थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशंस को लेने के लिए भी कुछ कैटेगरी हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज की, या कोई किसी भी गुड्स पे या सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप थ्रेशोल्ड की जो एग्जेम्पशन है उसको नहीं ले सकते, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा और आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको टैक्स पे करना होगा। इस स्लाइड में हम नोट्स का पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मींस मतलब क्या है, क्योंकि आपने ऊपर देखा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर पे लगेगी, तो इसलिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर करेक्ट तरीके से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट का फायदा कब तक उठा सकते हैं, किस लेवल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies and exports of goods or services or both, इसमें प्लस करेंगे, and interstate supplies of person having same PAN number to be computed on all India basis। अब इसमें से सारे टैक्सेस घटा देंगे, बट एक्सक्लूड्स CGST, SGST, UTGST, IGST and any cess paid on these taxes। अगर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो जो भी हमारी टर्नओवर आएगी दैट वुड बी कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। पॉइंट नंबर 6 है कंपोजिशन स्कीम के लिए। जिन छोटे व्यापारियों की जो सेल है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख रुपए से कम है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। कंपोजिशन स्कीम का फायदा यह है कि उनको एक कंसेशनल रेट और कह सकते हैं एक फिक्स रेट पे अपने टोटल टर्नओवर जो स्टेट की है या फिर यूनियन टेरिटरी की है उस पर उनको टैक्स पे करना होगा। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप स्कीम को ऑप्ट करते हैं, इस वाले स्कीम को ऑप्ट करने के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर देयर आर डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। लाइक इफ यू आर ट्रेडर 0.5% पे करना पड़ेगा आपको अपने एग्रीगेट टर्नओवर का। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर यू विल हैव टू पे 1% ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट financial year. If you are giving restaurant service, you will have to pay 2.5% of your aggregate turnover done in preceding financial year। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि these rates are under one act and same rate would be applicable in the other act also। So इफेक्टिवली जो कंपोजिशन रेट आएगा ट्रेडर का 1%, मैन्युफैक्चरर का 2% और रेस्टोरेंट्स का 5% होगा। फर्दर यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी स्कीम को करता है तो वो कस्टमर से कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर कोई टैक्स पेयर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की या गुड्स की, या कोई ऐसी सप्लाई है थ्रू ई कॉमर्स कर रहा है हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, shall not be eligible for opting composition scheme। क्वेश्चन नंबर 2 है
कैन कंपोजिशन टैक्स बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर? आंसर इज नो। मैंने अभी आपको बताया कि ना तो इसको आईटीसी मिलेगी, इनपुट टैक्स रेट मिलेगा, और ना ही ये किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकता है अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में अगर आप गए हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई अगर 50 लाख रुपए से ऊपर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो गई तो भी क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में आता रहूँगा? आंसर इज नो। 50 लाख से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर होते ही आपको नॉर्मल टैक्स पे करना होगा। मतलब जिस भी दिन आपका 50 लाख से ऊपर चला जाएगा उससे अगले दिन से आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इन दैट केस आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हो और टैक्स की बिलिंग भी कर सकते हो। मतलब आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो जाएंगे, आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन? आपको रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बहुत ही भयंकर प्रोविजन है ये। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ खरीद लिया या कोई सर्विस ले ली तो क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है नहीं, वो तो टैक्स पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, अब उसके बिहाफ पे टैक्स की कैलकुलेशन करके आपको पे करना होगा। इट इज़ वेरी डेंजरस प्रोविजन और इसने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए प्रोविजन लाया गया है। इस चैप्टर में हम जीएसटी काउंसिल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? तो आप ये समझिए जीएसटी काउंसिल एक कमेटी है, उस कमेटी को फॉर्म करने के लिए किन किन मेंबर्स की जरूरत है। सबसे पहले पहला मेंबर होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि काउंसिल को चेयरमैन करेंगे, जो काउंसिल के चेयरमैन होंगे। सेकंड होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड सभी स्टेट से स्टेट फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर्स होंगे। इन तीनों को मिला के जीएसटी काउंसिल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगा कैसे? तो सबसे पहले यह समझिए जीएसटी काउंसिल को डिसीजन लेने के लिए जो कि इन्होंने 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर बोला है कि एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन थ्री फोर्थ of the weighted votes of the members present and voting. Further, the vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the votes cast, and the votes of all state governments taken together shall have weightage of 2/3 of the total votes cast in that meeting. अब किसी भी मीटिंग के लिए कोरम होना बहुत जरूरी है। तो कितने का कोरम होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए? तो आप नोट में पढ़िए एटलीस्ट half of the total number of members of the GST council shall constitute the quorum at its meeting. अब क्वेश्चन आता है कि भैया जीएसटी लगाया होगा, आप यहां पर बड़े ध्यान रखिएगा कि जीएसटी का जो रेट है वो जॉइंटली सेंटर और स्टेट मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन नोटिफाई कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल, क्योंकि ये इसके रोल में है कि जीएसटी काउंसिल को नोटिफाई भी करना है। अभी जो इन्होंने गुड्स के ऊपर जो रेट नोटिफाई किए हैं वो ये है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% एंड 28% प्लस सेस। ये जो पान मसाला, टोबैको और हाईली लग्जरी कार्स है उनके ऊपर है। 0% जो बेसिक गुड्स है कंज्यूमर की, 5% जो मास कंजम्पशन है लाइक स्पाइस, मस्टर्ड ऑयल, 0% में फूड ड्रिंक्स वगैरह को रखा गया है। इसी तरीके से इन्होंने और कैटेगरी बनाई है, आप इनको देख सकते हैं। फर्दर काउंसिल ने जिस तरीके से ये गुड्स के रेट बताए हैं, नोटिफाई किए हैं, सिमिलरली उन्होंने सर्विसेज की भी की है और सर्विसेज के रेट भी सेम है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है जीएसटी काउंसिल? आखिर जीएसटी काउंसिल का मेन रोल क्या है? एक्चुअली ये दोनों स्टेट के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में और दो स्टेटों के बीच के अंदर जो है ना हार्मोनाइजेशन रिलेशन रखेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रोल्स ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है? यहाँ से पेपर बन सकता है।
Role of GST Council are to make recommendation to the union and the states on कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर सबज्यूम्ड होने चाहिए, किन किन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। थर्ड, किस डेट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगनी शुरू होगी। जीएसटी का क्या प्रिंसिपल होगा, आईजीएसटी कैसे बटेगा, एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, कोई स्पेशल रेट्स लाना है किसी स्पेशल पीरियड के लिए तो वो क्या होगा, कोई स्पेशल प्रोविजन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वगैरह के लिए लेके आना है तो वो क्या होंगे। और इसके अलावा कोई भी और मैटर जो जीएसटी काउंसिल जीएसटी के रिगार्डिंग डिसाइड करना चाहे वो भी कर सकती है। ये मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है आईएएस के लिए। आप इसकी एक प्लेन रीडिंग ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। मैंने आपको बताया था कि अगर 10 लाख है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और 20 लाख नॉर्मल स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तो 20 लाख से नीचे तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फॉलोइंग एसएससीज है तो इनको चाहे 1 रुपए की सेल हो मगर रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई इंटरस्टेट सेल कर रहा है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कभी कभार ही टैक्स देता है और वो बड़ी वैल्यू पे डील करता है तो उसको करना पड़ेगा। कोई रिवर्स चार्ज पे करता है तो चाहे 100 रुपये का ही हो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन ऐसे लोगों को सप्लाई करता है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। उनको सप्लाई करता है वो टैक्स काटते हैं, या फिर अगर इस तरह अमेजन वगैरह है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं तो इनको तो देना ही पड़ेगा। कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसको देना पड़ेगा। इस तरीके से लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर के 3-4 इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टेट वाले, रिवर्स चार्ज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी रिजीम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। तो आप प्लेन रीडिंग एचएसएन जो है ना गुड्स के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और सिमिलरली सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विसेज के क्लासिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटीएन क्या होगा। तो जीएसटीएन एक इनका जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है जिसके अंदर जो है ना सभी लोग रजिस्टर्ड होंगे, मतलब सब कुछ रिटर्न ऑनलाइन जाएंगी, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, और ये सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को और सेंटर को, सभी लोगों की जो जरूरतें हैं वो ये पूरी करेगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी ताकि जीएसटी का जो सारा सिस्टम है वो चल सके। दैट इज जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लायंस रेटिंग मैकेनिज्म क्या है। कंप्लायंस रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब, जैसे आपने देखा है कि हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस वगैरह को रेट करते हैं, जो अच्छा एप्लीकेशन होता है उसको अच्छी रेटिंग देते हैं। सिमिलरली अब अगर कोई अच्छा डीलर है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो टाइमली टैक्स पे करता है, कोई फ्रॉड नहीं करता, सब कुछ ठीक ठीक करता है, तो उसको भी रेटिंग मिलेगी और इनकी रेटिंग्स पब्लिश भी की जाएगी ताकि जो पब्लिक डोमेन पे जो लोग हैं वो अच्छे जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं उनसे डील कर सकें। तो ये एक तरह से जैसे हम स्टार देते हैं, रेटिंग करते हैं, वो है। तो जीएसटी के अंदर अब ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स क्या है। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर का मतलब है इसके अंदर सेक्शन 171 है सीजीएसटी एक्ट का और एसजीएसटी एक्ट का भी। इसके अंदर अगर कभी कोई रेट कम हो गया तो वो रेट आपको पास ऑन करना है, कम करके पास ऑन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है। कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई जिसके अंदर
जैसे मान लीजिए टीवी का एग्जांपल लीजिए, टीवी के अंदर जब आप टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ क्या होता है, टीवी के साथ आपको उसकी वारंटी भी मिलती है, और अगर आप एएमसी लेना चाहें तो एएमसी भी मिलती है। तो कई ऐसी चीज, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको हम, मतलब वो बंडल सप्लाई ही आती है, तो दैट इज कंपोजिट सप्लाई। मतलब जनरली आमतौर पर वो चीज़ें वैसी ही बिकती है, तो वो कंपोजिट सप्लाई होती है। कंपोजिट सप्लाई पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल चीज़ होगी ना, जैसे आपने टीवी वाले केस में आपको टीवी भी खरीद रहे हैं, एएमसी भी खरीद रहे हैं, वारंटी भी खरीद रहे हैं, लेकिन आप मेनली क्या खरीद रहे हैं, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, टीवी है ना, तो टीवी के ऊपर जो भी रेट अवेलेबल होगा वो जीएसटी लग जाएगी। मिक्स सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई का मतलब कई बार चीज़ें, दो या दो से अधिक चीज़ें एक साथ के बेची जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग भी बिक सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको फ्रिज के अंदर बोटल्स भी दे रहा है, तो बोटल्स क्या है, बोटल्स अलग से भी बिक सकती हैं और फ्रिज अलग से भी बिक सकता है, तो इट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। अगर वो फ्रिज के साथ बोतल दे रहा है तो अब दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों में से किसका रेट अप्लाई होगा, तो जो भी हायर होगा, हाईएस्ट होगा, उसका टैक्स। एक और नया कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, ई वे बिल। अगर कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का सामान भेजता है, मूवमेंट करता है, तो उसको ई वे बिल लेना पड़ेगा जीएसटीएन वाले पोर्टल से। तो अब गड़बड़ी करना इतना आसान नहीं होगा। सो डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक, आपने इसको इतने पेशेंस से सुना। आप एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको प्लेन रीडिंग देनी है, प्लेन रीडिंग देते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। केवल आप इसको 2 बार प्लेन रीडिंग दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑफिसर्स।